इस बिल के ऊपर और इस तरमीम के ऊपर, अमेंडमेंट के ऊपर एक जो ओवरऑल ओपिनियन है किसी भी डिजिटल राइट एक्सपर्ट का आपकी तरह या किसी भी सहाफ़ी का, वो तो कुछ मोर और लेस हमें पता है। हुकूमत ये कह रही है कि आप लोग क्यों इतनी नैरो विजन रखते हैं इस इशू को लेकर। अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि किसी वर्किंग जर्नलिस्ट का इस बिल से कोई लेना देना ही नहीं है, हम तो सिर्फ जो फेक न्यूज़ है उसका कला कमा करना चाहते हैं, किसी भी सहाफ़ी का पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अच्छा देखिए, इसके दो तीन पहलू, अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो मैं उसको हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एक तो सबसे पहले इसका एक पॉलिटिकल पहलू है और एक टेक्निकल पहलू है। पॉलिटिकल पहलू इसका ये है कि 2016 में भी सिर्फ अभी चेहरे बदले हैं, लेकिन 2016 में भी एग्जैक्टली यही डिबेट चल रही थी और बिल्कुल ऐसे ही वो प्रोसेस चला। मुझे बिल्कुल याद है कि 1 साल हमने कोशिश की कि हम गवर्नमेंट को समझाएं कि इसमें मसले क्या हैं और ये किस तरह से हमारे खिलाफ नहीं इस्तेमाल होगा, ये आपके अपने खिलाफ ही इस्तेमाल होगा। और ये हमने बहुत कोशिश की कि उस 1 साल में हम ये बता सकें, लेकिन वो 1 साल में ऑब्वियसली हमारी बात नहीं सुनी गई। कुछ उसमें तरमीम जरूर हुई। वो जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था वो 2016 में फिर पास हो गया। फिर उसके एग्जैक्टली 1 साल बाद मैंने एक आर्टिकल लिखा, नवाज शरीफ साहब ने एक पोस्ट की थी कि हमारे ही पॉलिटिकल एक्टर्स को उस कानून के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। तो वो मैं आर्टिकल में बताने की कोशिश कर रहा था कि यही एग्जैक्टली जनाब वो बात थी जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब बिल्कुल वो टेबल्स टर्न हो गई। पीटीआई ने उसमें जो तमाशे किए मैं भी उसकी बात नहीं करता, लेकिन अब वो एग्जैक्टली टेबल्स टर्न हो गई और अब बिल्कुल वही प्रोसेस चल रहा है कि एक तरफ हम बैठे जो कि हम गवर्नमेंट को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये जो आप काम कर रहे हैं इसको इतनी तेजी में ना करें, इसको आप एक मल्टी स्टेक होल्डर तरीके से करने की कोशिश करें। और दूसरी तरफ है गवर्नमेंट जो है वो बस चाहती है कि हम इसको बिल्कुल फौरी तौर पे पास कर लें, और जो कि मेरे ख्याल से आज के एजेंडा पे था सेनेट में, बट वो आज नहीं हुआ। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो ये तो इसका पॉलिटिकल पहलू है। टेक्निकल पहलू बहुत क्विकली देखिए, मैं 100% इस बात पे एग्री करता हूं कि डिसइंफॉर्मेशन बहुत बड़ा सीरियस इशू है। पाकिस्तान में जितना डिसइंफॉर्मेशन में आपको पता होगा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया पिछले 5-6 साल में, मेरा नहीं ख्याल कि शायद इतना किसी ने किया होगा इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग जर्नलिज्म। देखिए, मसला ये है कि इस किस्म की चीजों से आप डिसइंफॉर्मेशन को नहीं रोक सकते। आपने फायरवॉल लगाई ये कह के कि हम डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स को रोकेंगे, हम खतरनाक मवाद को रोकेंगे। उसी फायरवॉल के लगे लगे पंजाब केस हुआ जहां पे वो रेप एलिगेशंस लगी। उसी फायरवॉल के लगे लगे वो 26 नवंबर की कैंपेन हुई, 26 नवंबर अक्टूबर जो भी डेट थी, जहां पे बताया गया कि 5000 लाशें गिर गई इस्लामाबाद में। ये सारी डिसइंफॉर्मेशन उस फायरवॉल के लगे लगे फैली और हम बताते रहे कि भाई ये हल नहीं है डिसइंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने का, डिसइंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने के और हल हैं, उनकी तरफ आए, ये नहीं है। तो इसका टेक्निकल अब ये है कि ये बिल जरूर पास हो जाएगा क्योंकि हुकूमत इसको करना चाहती है, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप ये पूछना चाहती हैं कि इसका फर्क क्या पड़ेगा और इससे असर क्या होगा, तो मैं आपको यकीनन पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि किसी किस्म का डिसइंफॉर्मेशन पे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेरी वेरी पर्टिनेंट पॉइंट एंड वेरी वेल पुट आल्सो। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। कौसर काज़मी साहब ये जो बात कर रहे हैं ना, असद बेग साहब, यही समझाने की हम भी कोशिश कर रहे हैं, बल्कि पता नहीं आपके इल्म में है कि नहीं है कि हमारी जो एंकर्स एसोसिएशन है, एक हमारी मुलाकातें भी हुई हैं सेंटर इरफान सिद्दीकी साहब से भी, अता तारड़ साहब से भी, और हमने भी उनको यही गुजारिश करने की कोशिश की है कि थोड़ा सा वक्त दे दें, हमें भी थोड़ा सा वक्त दे दें, आप भी थोड़ा सा वक्त ले लें। इस तरीके से सोशल मीडिया इतना बड़ा डोमेन है कि आप एक एक इंसान को चेक करके डिसइंफॉर्मेशन नहीं रोक सकते। इससे वही होगा जो माजी में भी कवानीन इस तरह के कवानीन के साथ होता रहा है कि आप पिक एंड चूज करेंगे और अपनी मर्जी के इंसान के ऊपर इस तरह के कवानीन का इतलाक होगा और फिर हम ये कहेंगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो इससे कर्ब हो रही है। लेकिन आप लोग बहुत जल्दी में नजर आते हैं। सर, जल्दी क्यों है और ये जो बात हम कह रहे हैं ये समझना क्यों नहीं चाहते आप? देखिए जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने अपने इब्तदाइये में भी कि माजी में जब ये पीका कानून आया तो जो अब जमातें बैठी हैं हुकूमत में जो इसको लाना चाहती हैं वो राब्ते में थी और इसके खिलाफ खड़ी नजर आई। लेकिन मौजूदा हालात को जरा देख लें। मौजूदा हालात के तनाजुर में मेरे ख्याल में किसको एतराज होगा आज जब रियासत के खिलाफ एक मुनज़्ज़म किस्म का बयानिया बनाया जा रहा है। बेशक वो लोग जो इसको उठाते हैं वो बाहर बैठे हैं, लेकिन उनके जो मुकल्लदीन पाकिस्तान में बैठे हुए हैं वो उसी को टोक करते हैं। आप इनके थंबनेल्स देखें, फौज ने गोली चलाई, लाशें गिर गई, पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। खुदा ना खास्ता पाकिस्तान एक फेल स्टेट है, यहाँ पे किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। ये तो वो दुश्मन मुमालिक करते हैं एक दूसरे की दुश्मनी में। जो कुछ यूट्यूबर सिर्फ डॉलर कमाने के लिए, अपने व्यूज, अपनी जो सब्सक्रिप्शन है उसको बढ़ाने के लिए जब इस तरह की चीजों का सहारा लेंगे तो आपने कहा वक्त दिया जाए, वक्त ही तो नहीं है भाई। अब वो हालात नहीं है जो पहले हुकूमतों के साथ गुजरे थे। नहीं, अच्छा काज़मी साहब, ये जो बात आप कर रहे हैं ना, ये जो बात आप कर रहे हैं, मैं इससे वो नहीं कर सकती, डिसएग्री नहीं कर सकती, लेकिन असद बेग साहब ने बड़े अच्छे तरीके से इस बात को एक्सप्लेन कर दिया कि 26 नवंबर भी फायरवॉल लगने के बाद हुआ। वो जो पंजाब कॉलेजेस वाला केस था, रेप वाला जो मामला उठा, वो भी इस फायरवॉल लगने के बाद हुआ। फर्क क्या पड़ा जब आपने थोड़े थोड़े कर्व्स इन प्लेस रखे भी, तो क्या फर्क पड़ा सर? इस तरीके से ये जो आप कह रहे हैं ना कि फेक न्यूज फैल जाती है वो रुकेगी नहीं सर, इसका फायदा कोई नहीं होगा।
देखिए, जब कहा जा रहा है कि मेन स्ट्रीम के ऊपर, देखिए मेरा भी 14 साल का एक सहाफती करियर है जो मैंने बर्तानिया में रहते हुए किया। जब भी हम खबर देते थे हम उसको 10 लोगों के साथ चेक करते थे। मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर मेरे ख्याल में न्यूज रूम के अंदर या रिपोर्टर जब कोई खबर भेजता है तो उसको चेक किया जाता है बाकायदा। लेकिन अब सोशल मीडिया के ऊपर, जिसके लिए अब बहुत ज्यादा जरूरत है स्पीका कवानीन की जो हुकूमत मुतारिफ करा रही है, वहां पे तो कुछ नहीं देखा जाता। किसको पकड़ेंगे? आप मेरा सवाल नहीं समझ रहे। मैं आपकी बात से तो डिसएग्री कर ही नहीं रही हूं। आप किस किस को पकड़ेंगे? कैसे इससे कोई फर्क पड़ेगा? मैं तो फर्क क्या पड़ेगा ये समझना चाह रही हूं। देखिए, फर्क जरूर पड़ेगा ना। पहले तो ये होता था कि सिर्फ किसी की कुछ तरह की जो खबरें होती थी, अगर किसी को जेल होती थी तो जेल से तो वो हीरो बन के निकलता था। हीरो बन के जब एक बंदा आ गया कि मैं जेल से आ गया और हुर्रियत की निशानी और मज़ामत की निशानी बन के, तो उसके तो सब्सक्राइबर हजारों की तादाद में बढ़ जाते थे। अब एक सजा के साथ कवानीन, और पूरी दुनिया में ये होता है बाय द वे, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा। बर्तानिया के अंदर साफी आज तक नहीं बोले। वहां पे अगर कोई फेक न्यूज आती है, क्योंकि वहां पे कवानीन है, लोगों को डर लगता है। नहीं सर, हमसे ज्यादा कवानीन किसी मुल्क में नहीं है। मैं इस इशू पर आपकी तरफ आती हूँ। हम देखिए आए ना बर्तानिया की मिसाल दे सर, हम जितने हाई ऑन लेजिस्लेशन है शायद दुनिया में उसकी मिसाल नहीं मिलती होगी। बर्तानिया में हमें फर्क है कि वहाँ अमल दरामद होता है, यहाँ अमल दरामद नहीं होता। मुझे इजाजत दें भाई। आप मुझे बोलने नहीं दे रही। आप नहीं सर, मैंने आपकी से कह दें कि आप गलत कह रहे हैं। ताजमी साहब, मैंने आपकी तफसील से बात सुनी और एग्री किया है। मैंने तो आपकी बातों से एग्री किया। मैं तो कह रही हूँ कि आप जो इन प्रिंसिपल इशू बता रहे हैं वो दुरुस्त है जी। मैं आपको ताजा तरीन मिसाल दे देता हूं समझाने के लिए। ताजा तरीन जी। अभी एक बहुत बड़े टीवी के अंदर प्रोग्राम करने वाले, मैं नाम लूंगा जुनैद सलीम का, अगर मैं गलत हूं वो मुझे जहां मर्जी ले जाए। उन्होंने एक खबर दी वहां बैठ के कि मरियम नवाज के हवाले से जब पाक स्टडी है उसके अंदर पंजाब हुकूमत ने एक पूरा चैप्टर डाल दिया। कितनी बड़ी गलत बयानी है कि वहां पे 2 लाइनों को, जो बाकी खवातीन है तहरीक आजादी के बाद वाली, जिसमें 10 और खवातीन है, उसमें मरियम नवाज का जिक्र है, जहां पे इमरान खान का जिक्र है, जहां पे फहमीदा मिर्जा का जिक्र है। उस तरह की खबरों को बना के अवाम के अंदर एक गलत फहमी चले अफजल भट्ट साहब, क्योंकि आगे सर इजाजत दे, मैं जरा उन्हें गुफ्तगू में शामिल कर लूं। लेकिन जिस तरीके से अभी आपने जुनैद सलीम साहब का नाम ले लिया है ना सर, इस अमेंडमेंट के बाद जुनैद सलीम साहब आप पर भी केस कर सकते हैं वैसे, और आपके ऊपर भी इदराक हो सकता है इस चीज का। मैं अफजल भट्ट साहब तो मैं तो उनको कहता हूं मैं सर अफजल भट्ट साहब को सर मैं गुफ्तगू में शामिल करूं। सर बहुत शुक्रिया आपका। आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है सर। ओवरऑल किसी भी मीडिया जो वो है जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मैं बात करूं तो ये जो अमेंडमेंट है इसको काला कानून करार दिया जा रहा है। हुकूमत को ऑन द अदर हैंड वर्जन ये है कि क्या मीडिया वाले ये डिनाई कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर फेक न्यूज़ नहीं है और आम नहीं हो रही है? क्या मुल्क दुश्मन कंटेंट जो है वो फ्लोट नहीं होता हमारे सोशल मीडिया पे? अगर होता है और हुकूमत उसके तदारुक के लिए कुछ करती है तो फिर हमें क्या मसला है? देखें, ये हमने गवर्नमेंट को पहले दिन भी कहा कि भाई हम फेक न्यूज़ के सबसे बड़े विक्टिम और सबसे बड़े मुखालिफ। एग्जैक्टली। हम ट्रोलिंग के सबसे बड़े विक्टिम और सबसे बड़े मुखालिफ हैं। हमसे बड़ा कोई मुखालिफ नहीं हो सकता कि हमारी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है फेक न्यूज़ की वजह से। तो हमने उनसे ये कहा कि अगर आप कोई बिल लाना चाह रहे हैं तो पूरी दुनिया में ये होता है कि स्टेक होल्डर के साथ बातचीत तो की जाती है। बातचीत करने में क्या रची? मैं काज़मी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि ठीक है जी, हम भी समझते हैं कि इसके हवाले से बहुत सा नुकसान भी हुआ, तो जहाँ इतना अरसा गुजर गया हमने रिक्वेस्ट की कि 1 हफ्ता इसको आगे कर लें। हम शिक वाइज आपके पास आएंगे कि इस शिक में क्या चीज़ दुरुस्त है उसको हम मान लेंगे, क्या चीज़ गलत है उसमें उसको आप मान लें। हाँ। तो इसमें हर्ज क्या है कि पूरी दुनिया का ये है कि वैसे तो कोई भी लॉ बनता है तो वो पहले बिल की सूरत में इंट्रोड्यूस पूरी दुनिया में कराया जाता है कि हर आदमी उस पर अपनी राय दे सके। कि जब हुकूमत ये कहती है और ये दुरुस्त है कि जो डिजिटल मीडिया है इससे हमारी कौम का मुस्तकबिल वाबस्ता है, बच्चों का मुस्तकबिल वाबस्ता है, स्टूडेंट का वाबस्ता है, ये अब हर बेडरूम तक इसकी एक्सेस है। और हम रूल्स रेगुलेशन के मुखालिफ भी नहीं है और मादर पिदरजादी के हामी भी नहीं है। लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी है, इसमें कम अज कम 50 से ऊपर जो ऑलरेडी पाकिस्तान के लॉज हैं उनको टच किया गया। भाई कोई इंसान अकेले कुल तो नहीं होता ना। स्टेक होल्डर जो इसमें 50 साल से ये काम कर रहे हैं वो अगर आपके साथ बैठ जाते आप उनके साथ, तो क्या इसमें क़यामत को गुजर जानी थी। तो अगर हुकूमत वो जो एक ओपननेस नहीं है ना और जो एक उजलत दिखाई दी है गवर्नमेंट के एंड के ऊपर, शायद आप उसकी तरफ इशारा करें कि हमें उससे मैं बिल्कुल उसकी तरफ ही इशारा कर रहा हूँ और यहाँ इशारा नहीं कर रहा।
हुकूमत को सामने बिल्कुल बोला मुलाकात है। करके भी कहा बिल्कुल कहा है कि भाई आपका मामला ये है कि बिल आप ला रहे हैं तो इसमें कंसल्टेशन प्रोसेस में आपको प्रॉब्लम क्या है। चलिए मैं इसकी तरफ आती हूँ सर। मैं जरा एक ब्रेक लेने उससे पहले असद बेग साहब, क्योंकि बेग साहब आपने एक बात की अभी पहले, आपने कहा जी कि और बहुत से तरीके हो सकते हैं इन चीज़ों को कंटेन करने के। अगर मैं कहूँ आपसे कि कोई 1 2 साढ़े 10 जो आपके जहन में तजावीज़ आती हैं आप बता दें यहाँ पे, कि गवर्नमेंट को समझ आए कि शायद हम कहना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि कौसर काज़मी साहब जो अभी भी वही केस बिल्ड कर रहे हैं जिस केस से मैं और आप डिसएग्री नहीं करते, उसको रिजॉल्व करने के तरीकाकार से हमारा डिसएग्रीमेंट है। देखिए मुझे थोड़ा सा आपने उतना ही टाइम देना है जितना आपने काजिम साहब को दिया। देखिए काजिम साहब, हम आपके बिल्कुल वेल विशर्स हैं और ये बिल्कुल ना समझें कि हम आपको तनकीद बराए तनकीद कर रहे हैं। हाँ, 2-3 चीजें हैं। नंबर 1, देखिए कोई एविडेंस मुझे दिखाएं, कोई रिसर्च ऐसी दिखाएं पूरी दुनिया से निकालने, कहीं से भी, साउथ एशिया से, साउथ ईस्ट एशिया से, अमेरिका से, ग्लोबल साउथ में, ग्लोबल नॉर्थ में, कहीं से निकाल लें जहां पे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन से फर्क पड़ा। नंबर 1। नंबर 2, आपने यूके की बात की, तो सर यूके में सिविल लॉज है ना, सिविल डेफेमेशन करके फाइन्स होते हैं और वो पाकिस्तान में भी सिविल डेफेमेशन लॉ है। पाकिस्तान में किसने मना किया है हमें कि हम सिविल डेफेमेशन करें? इनफैक्ट जब अतर मिनल्ला साहब ने ये जो पैका ऑर्डिनेंस जो कि पीटीआई लेके आई थी, जब उसको नलिफाई किया था उन्होंने, तो उन्होंने अपने डिसीजन में लिखा था कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो सिविल डेफेमेशन के कानून है बिल्कुल वैसे ही जिस तरह काजी साहब कह रहे थे यूके में है, पाकिस्तान में भी उनको इंप्लीमेंट करें। तो करें ना सर, आपने जर्नलिस्ट का नाम लिया, उनको करें, सू करें, भेजें उनको नोटिस भेजें सिविल डेफेमेशन के नीचे, उससे फाइन ले। अगर आप, कौन रोकता है? बट द पॉइंट इज कि ये जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन है, इससे होगा कुछ नहीं। हमें मसला ये है, और ना सिर्फ ये कि होगा कुछ नहीं बल्कि वेपनाइज हो जाएगा एक नए तरीके से। और फिर जिस तरह भट्ट साहब अभी कह रहे थे कि आप 4 नई अथॉरिटीज इसके नीचे बन, तो द ब्यूरोक्रेसी ऑफ इट अलोन ये इसको बहुत मुश्किल बना देगी जिस चीज को हम या आप एम करना चाह रहे हैं। ये मसला है असल। बिल्कुल ठीक है, ये एक इशू है और आपने जिस तरह से बिल्कुल दुरुस्त पॉइंट किया, आपका बहुत शुक्रिया असद बेग साहब, क्योंकि आपने कहा ना कि जो क्रिमिनलाइजेशन है वो इशू बनाएगी। पाकिस्तान में सिविल लॉ भी डेफेमेशन का एग्जिस्ट करता है, क्रिमिनल लॉ भी एग्जिस्ट करता है। हम एग्जिस्टिंग लॉज के तहत क्यों कोई काम नहीं कर सकते? हालांकि क्रिमिनल डेफेमेशन लॉ के ऊपर अगेन मेरा वही एतराज है जो अभी आप बात करें उसको खत्म होना चाहिए, लेकिन ये तो एक नया पूरा वो है ना, एक पूरा हमने एक नया वो खोल दिया है, एवेन्यू खोल दिया है लोगों को क्रिमिनलाइज करने का कि आप बात ही नहीं कर सकते। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके मजीद इस इशू पे बात करते हैं। हमारे साथ रहिए।